अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक आपके पास आ जाता है सरकारी मालियात क्या होते हैं, यानी कि पब्लिक फाइनेंस आपके पास क्या होता है। तो अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें, सरकारी मालियात की, कहते हैं दौरे हाजिर में बढ़ती हुई आबादी, माली वसाइल की किल्लत और मुल्की सरहदों की हिफाजत हर मुल्क के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। ऐदे हाजिर में रियासतों के फराइज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक हकीकत है कि आज इस कुराए अर्ज पर मौजूद हर रियासत को मुल्की नज़्म व नुस्ख चलाने, रियासत में बसने वाले शहरियों की, इसमें वो क्या कहते हैं कि अगर आप पुराने ज़माने की बात करते हैं तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर नहीं थी लोगों के, लेकिन अगर आप आज की बात करते हो तो लोगों के पास हर तरह की सहूलत मौजूद है। अब आपके पास शहरियों की जान बचाने के लिए यहाँ पर लोग भी मौजूद है और फौज भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, सरकारी मालियात क्या होती है? ऐसी मालियात जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरकारी मालियात कहते हैं। और इसके अंदर उसने एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपके पास क्या होता है? लिहाजा हुकूमत के मालियात की वसूली और खर्च करने के अमल को मालियाती पॉलिसी का नाम भी दिया जाता है, यानी कि जो हुकूमत पॉलिसी खर्च करती है उसे हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है निजी और सरकारी मालियात का मफहूम। निजी मालियात और सरकारी मालियात में दोनों में क्या फर्क होता है, पहले हम देखते हैं। कहते हैं सरकारी मालियात हुकूमत की एक ऐसी मालियाती पॉलिसी का नाम है जिसके तहत हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात के जरिए टैक्सों, अखराजात, कर्जों, दरामदी बरामदी पॉलिसियां और बैरूनी इमदाद वगैरह का इंतजाम करके मुल्की मुआशी सरगर्मियों का रुख मुतय्यन करती है। आपके पास सरकारी मालियात क्या होती है? ऐसी मालियात होती है जिसके अंदर जो सारी हुकूमत करती है, इसके अंदर सारे के सारे हुकूमत के इक़दामात होते हैं, यानी कि हुकूमत जो हम टैक्स डालती है, अखराजात, कर्जे वगैरह सारे कौन करती है? हुकूमत हैंडल करती है। फिर हमारे पास आ जाता है अब हम इसके अंदर ये बड़े हमारे पास निजी और सरकारी मालियात का मफहूम आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास सरकारी मालियात कौन होती है? वो ऐसी मालियाती पॉलिसी जो हुकूमत इकदामात करे, जिसके लिए वो पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? सरकारी मालियात पॉलिसी कहते हैं। यानी कि जो हुकूमत टैक्स आयद करती है, अखराजात देती है, कर्जे फराहम करती है, बरामद करती है, तरामद करती है, सारे किसके जरिए करती है? निजी मालिया सरकारी मालियात के जरिए करती है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट पॉलिसी की, यानी कि निजी मालियात की, तो निजी मालियात की होती है जो आपके पास प्राइवेटली होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पे प्राइवेट काम कर रहे हो, किसी एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो आपको जो आपकी तनख्वाह मिलेगी उस कंपनी के जरिए से ही मिलेगी। लेकिन अगर आप सरकारी मालियात की बात करते हो तो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हो तो वहां पे जो आपको तनख्वाह दी जाएगी वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, तो आपको मिलेगी, वरना आपको नहीं दी जाएगी। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। बेसिकली जो हमारे पास आपके पास सरकारी मालियात है वो एक अहम किरदार अदा करती है गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सरकारी वसूलियां और टैक्स कलेक्शन। अब अगर हम लोग सरकारी वसूलियों की बात करें तो आपके पास हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा आपके पास सरकारी वसूलियों में आता है। दो तरह की हमारे पास सरकारी वसूलियां होती हैं। कौन कौन सी? मौसूलाती आमदनी के जराए और गैर मौसूलाती आमदनी के जराए। अगर हम बात करें मौसूलाती आमदनी के जराए, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि मौसूलात या टैक्स से मुराद ऐसी लाजमी अदायगी होती है जो हुकूमत किसी एक शख्स को बराह रास्त पहुंचाने की बजाय पूरे मुआशरे को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, वो ऐसी मौसूलाती आमदनी जो हुकूमत क्या करती है, किसी एक शख्स को नहीं पहुंचाती बल्कि उसका फायदा मुआशरे में हर शख्स को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौसूलाती आमदनी की जराए कहते हैं, यानी सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैर मौसूलाती आमदनी के जराए, तो उसमें क्या होगा कि हुकूमत किसी एक शख्स को सिर्फ फायदा पहुंचा पाएगी, बाकियों को फायदा नहीं पहुंचा सकती। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहले हम मौसूलाती के लिहाज से देखेंगे, उसके बाद हम गैर मौसूलाती के लिहाज से देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है दरामदी और बरामदी मौसूलात, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। हुकूमत क्या करती है? मौसूलाती आमदनियों के तहत, इन ड्यूटीज के तहत ये हुकूमत क्या करती है? बरामद और दरामद करती है। बरामद और दरामद किस लिहाज से करती है? एक मुल्क से दूसरे मुल्क आपके यहाँ पर दरामद भी होती है और बरामद भी होती है। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है मरकजी एक्सरसाइज ड्यूटी। अब मरकजी एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है कि एक्सरसाइज ड्यूटी पाकिस्तान में तैयार होने वाली एशिया और मुहैया की जाने वाली खिदमात पर आयद की जाती है। एक्सरसाइज ड्यूटी का निफाज बड़ी दानिशमंदी और इख्तियार से किया जाता है, क्योंकि इससे मुल्की पैदावार को नुकसान भी
पहुंच सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होती है कि ये लोगों पर बोझ बन के भी रह सकती है, तो इसका खतरा हर जगह होता है। तो इसीलिए जब इस ड्यूटी को हैंडल किया जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत दानिशमंदी से, इस एहतियात से इसको किया जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास क्या होता है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी भी मुल्की वसूलियों का एक अहम बड़ा हिस्सा होती है। हुकूमत इस मद में लोगों की कमाई हुई आमदनियों पर मुतदाद शरह से टैक्स लगाकर आमदनी हासिल करती है। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, लोगों पर टैक्स आयद कर देती है। किसके जरिए? इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के जरिए। इन दो टैक्सों के जरिए गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स आयद करती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को देना पड़ता है हर हाल में। तो ये इसलिए हाथ से हम इसको देख सकते हैं। अगली आ जाती है ज़राई इनकम टैक्स। ज़राई इनकम टैक्स क्या होता है आपके पास, जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर लगता है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर ऐसे ममालिक जहां ज़राअत मुल्की पैदावार का बड़ा हिस्सा फराहम करती है और जदीद ज़राई तरीके इस्तेमाल करके फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाता है, वहां ज़राई आमदनी काबिल टैक्स होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर ज़राअत, आपका अपना कोई बाग वगैरह, तो आप वहां पे काम हल चला रहे हो, तो आपको वहां पर जो टैक्स अप्लाई हो रहा है उस जगह के अंदर, एक पूरी जगह के अंदर वो टैक्स आपको पे हर हाल में करना ही पड़ेगा। अगली हमारे पास लास्ट जो टर्म आती है वो आती है बिक्री टैक्स या सेल्स टैक्स। बिक्री टैक्स भी हुकूमती आमदनी का बड़ा जरिया है। बिक्री टैक्स मखसूस मुल्की एशिया के अलावा बास गैर मुल्की एशिया पर भी आयद किया जाता है। इस टैक्स का इंतजाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सपोर्ट होता है, ठीक है। जो बिक्री टैक्स होती है या सेल टैक्स होता है, कौन हैंडल करता है? इनकम डिपार्टमेंट हैंडल करती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है। यानी कि वो डिपार्टमेंट जो जहां पर टैक्सेस को हैंडल किया जाता है वो ही इस टैक्स को सेल आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गैर मौसूलाती के जराए। तो गैर मौसूलाती के जराए में सबसे पहले तो आपके पास फीस आ जाती है। फीस ऑब्वियसली सी बात है कि फीस क्या होता है कि जो हुकूमत, सरकारी फीस बहुत अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि ये फीस अवाम हुकूमत को बाद सरकारी सहूलियात के ओर अदा करती है। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे असला की लाइसेंस फीस है, कोर्ट फी है, ड्राइविंग फी है, जो सारी हम किसको पे करते हैं? हुकूमत को करते हैं, और हुकूमत हमें चार्ज करती है। हम जब पे करते हैं तो हमें हर हाल में देनी ही पड़ती है। सेकंड पॉइंट गैर मौसूलाती में क्या आ जाता है? कीमत आ जाती है। कीमत अब हमारे पास क्या होती है कि हुकूमत बाज़ एशिया निजी शोबे में देने की बजाय खुद पैदा करके फरोख्त करती है। इन एशिया में घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का तैयार करदे घी और स्टील मिल की मसनूआत शामिल होती है। यानी कि क्या कह रहे हैं, अब जैसे आपके पास रेलवे के सफर की सहूलत है, उसके बाद टेलीफोन की तार आपको प्रोवाइड की गई है, तो ये सारी इन सब की जो फी होती है, चार्ज हमें जो हम पे चार्ज की जाती है, वो सारी हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ के पास क्या आ जाता है? कीमत आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है सूद की वसूलियां। सूद की वसूलियां क्या होती है कि मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमतों, म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन को दिए गए कर्जों पर सूद हासिल वसूल करती है। सूद की वसूलियां गैर मौसूलाती में आती है। क्यों? क्योंकि सूद जो होता है आपको हर हाल में पे करना पड़ता है, और ये कई बैंकों में अभी तक हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खुसूसी तशखीस, यानी कि असेसमेंट्स आ जाती हैं। वो क्या है कि जो सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, बिजली हमें प्रोवाइड की जाती है, अस्पताल बनाए जाते हैं, कौन बना के देता है? गवर्नमेंट बना के देती है। और गवर्नमेंट हमारी पैसा हम पर जो टैक्स आयद करती है, इन सब के अंदर जो हम टैक्स उनको पे करते हैं उसके अंदर से ये अमाउंट को काट लेती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सरकारी जायदादें। सरकारी जायदादें हमारे पास क्या होती है कि हुकूमत को अपनी जायदाद से भी माकूल आमदनी हासिल होती है। मसलन अब जैसे जंगलात को ठेके पर देना, दुकानें पट्टे पर लगा लेना, ये सारा हमारे पास क्या होता है? सरकारी जायदाद में आ जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोई जमीन खरीदी है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की होगी तो गवर्नमेंट हर महीने हर साल उसके ऊपर जो टैक्स आयद करेगी वो हमें हर बार उसको पे करना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ गैर मौसूलाती और कुछ मौसूलाती पॉइंट्स डिस्कस किए इसके अंदर। अब हम टैक्स आयद करने के कुछ असूल पढ़ते हैं। आपके पास कुछ असूल है कि टैक्स किस तरह आयद करना चाहिए। अब पहला जो इसका लाजमी असूल है वो क्या होता है? इक्वालिटी का, यानी कि असूल मसावात है। अब असूल मसावात किस लिहाज से कि इदम स्मिथ के नजदीक क्या है? वो कहते हैं कि आपको चाहिए कि टैक्स जो है हर बंदे पर बराबर का होना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा छोटी चीज खरीदता है तो उसकी उस चीज पर थोड़ा टैक्स होना चाहिए। अगर कोई बड़ी लेता है तो उस पर बड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं असूल मसावात के तहत मसावी टैक्स से मुराद ये नहीं कि सब अफराद को एक जितना टैक्स अदा करना पड़े, और मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो अमीर है या गरीब है हर कोई बराबर का टैक्स दे, ये मुमकिन नहीं है। टैक्स जो है बराबर का देना जरूरी नहीं है। फिर आ जाता दूसरा हमारे पास जो अहम असूल आता है वो आता है असूल तकीन। असूल तकीन यानी कि यकीन का असूल। इसमें क्या आता है? वो कहते हैं कि इस उसूल में ये तकाजा होना चाहिए कि टैक्स गुजार या टैक्स अदा करने वाले को इस बात पे यकीन होना चाहिए, उस बात को पता होना चाहिए कि उसने टैक्स पे कहाँ करना है
और किस तरह पे करना है, और उसको जो वो टैक्स पे कर रहा है वो अगली बार तो नहीं उसको पे करना पड़ेगा दोबारा से। तो ये इसीलिए आपके पास टैक्स आयद करने के असूल में सबसे अहम असूल यकीन का असूल आता है। फिर आपके पास आ जाता है असूल सहूलत। असूल सहूलत क्या होता है कि मिसाल के तौर पर इब्न स्मिथ कहता है कि इसके लिए जरूरी है कि टैक्स की रकम वसूल करने की बजाय आसान इकसाद में वसूल की जाए। क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा टैक्स जो है डायरेक्टली पूरा नहीं पे कर सकता तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए किस्तें बना देनी चाहिए कि वो इकसाद में कुछ किस्तें बना दें ताकि वो अपनी रकम जो है आहिस्ता आहिस्ता हर महीने पे करता जाए। इस तरह करके उसके लिए सहूलत भी बन जाएगी और वो आसानी से पे भी कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है असूल किफायत। असूल किफायत क्या होता है कि किफायत शारी आनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमी में सब कुछ इक्वल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर टैक्स की मद में वसूल कर दे रकूम ज्यादा से ज्यादा कौमी खजाने में जमा हो सके। इब्न स्मिथ के ख्याल में टैक्स का निजाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्स इकट्ठा करने वाले अमले पर उठने वाले अखराजात इतने ज्यादा हो कि टैक्स से वसूल होने वाली रकम ज्यादातर इनकी तनख्वाहों पर सर्फ हो जाए। वो क्या कह रहे हैं कि उतना टैक्स दो, उतना टैक्स हर बंदे पे लगाओ जितनी उसकी औकात है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा गरीब है तो उस बंदे की सैलरी अगर मिसाल के तौर पर उसकी 15,000 है तो 15,000 में से सिर्फ और सिर्फ कुछ रुपए उसका टैक्स ले लो और बाकी अमाउंट उसको दे दी जाए। तो ये क्या है, असूले कफायत हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं असूले पैदावारी की, तो असूले पैदावारी क्या होती है कि जो टैक्स आयद किया जा रहा है उसको एक नॉर्मल रेंज में किया जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि आप 20, अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो उसमें से 15,000 आपका टैक्स निकाल लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए। फिर आ जाए उसके बाद हमारे पास कुछ और पॉइंट्स है, असूले लचकदारी आ जाती है। असूले लचकदारी की बात करते हैं। मुल्क में टैक्सों का निजाम इतना लचकदार होना चाहिए कि अगर हुकूमत को ज्यादा माली वसाइल की जरूरत पड़ जाए तो वो टैक्स बढ़ाकर सरकारी आमदनी में इजाफा कर सके। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे मुल्क में ऐसा होना चाहिए कि जो टैक्स है इतना ज्यादा मतलब मिसाल के तौर पर हुकूमत को अगर कोई जरूरत पेश आ रही है तो अब हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत ने अगर तो टैक्स आयद किए हुए हैं तो वो टैक्स हुकूमत के पास अमाउंट आ जाएगी और फिर हुकूमत उन पैसों को पकड़ के सरकारी आमदनी में इजाफा करके उन पैसों को दे देगी। इसलिए वो कहते हैं कि टैक्स के अंदर असूल लचकदारी लाजमी होना चाहिए। देन आ जाता है सिंप्लिसिटी, यानी कि असूल सादगी। अच्छे निजाम टैक्स के लिए जरूरी है कि टैक्सों का निजाम आसान, सादा और आम फहम होना चाहिए कि आम बंदे को भी अंदाजा हो सके कि इसने कितनी आमदनी पर कितना टैक्स अदा किया। क्या कहते हैं कि इतनी सादगी होनी चाहिए आपके टैक्स देने पर कि हर बंदे को पता हो कि उसने अपनी अमाउंट में से कितना टैक्स दिया और कितना उसने क्यों दिया, किस लिए दिया। ये असूल सादगी है। फिर हम बात करते हैं लास्ट है असूल तनू। असूल तनू क्या होता है, असूल तनू इस बात की अक्कासी करता है कि मुल्क में टैक्सों का निजाम ऐसा होना चाहिए कि टैक्सों का सारा बोझ मैशियत के किसी एक शोबे पर ना पड़े। क्या कहते हैं असूल तनू का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि जो आपको टैक्स आयद किया जा रहा है आपके ऊपर, वो सारा टैक्स किसी एक मैशियत पर नहीं पड़ना चाहिए, किसी एक शोबे पर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सब पर बराबरी का होना चाहिए, सबको बराबरी का टैक्स पे करना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ असूल थे जो हमने डिस्कस किए थी। जो हमारे पास पहला असूल मसवाद हमने पढ़ा, फिर हमने असूल तकीन पढ़ा यानी कि सर्टेनिटी, फिर हमने असूल सहूलत पढ़ा, असूल कफायत पढ़ा, असूल पैदावारी, असूल लचकदारी, असूल सादगी, असूल तनू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है टैक्सों की एग्जाम। टैक्सों की दो तरह की एग्जाम होती है, बराए रास्त टैक्स एंड बिल वास्ता टैक्स। बराए रास्त क्या होता है, ये बिला वास्ता। ये टैक्स जिस शख्स पर लगेगा वही उसको अदा करेगा। मतलब जो आपके पास बराए रास्त टैक्स होता है ये ऐसा टैक्स होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा है तो मैं ही टैक्स दूंगी, अगर आपके ऊपर किसी चीज आपके ऊपर टैक्स लग गया तो आप ही टैक्स देंगे। मतलब कोई तीसरा बंदा आके आपका टैक्स पे नहीं कर सकता। जैसे अब इसके अंदर आप एक मिसाल ले लो तो आपके पास इनकम टैक्स आ जाता है, दौलत टैक्स आ जाता है, तोहफा टैक्स आ जाता है। ये सारे टैक्स किसमें आते हैं, बराए रास्त टैक्स या बिला वास्ता टैक्स के अंदर आपके पास आते हैं। फिर अगर हम बात करें बिल वास्ता टैक्स, तो बिल वास्ता टैक्स आपके पास क्या होता है, ये वो टैक्स है जो किसी वास्ते के जरिए वसूल किया जाता है और इसका बोझ दूसरों पर मुंतकिल किया जा सकता है। यानी जिस शख्स पर इस टैक्स का निफाज होता है वो इसे किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल कर देता है। जैसे आपके पास कस्टम ड्यूटी आ जाती है, एक्सरसाइज ड्यूटी आ जाती है, बिक्री टैक्स आ जाता है, ये सारे टैक्स किसके अंदर आ जाते हैं, बिल वास्ता टैक्स। इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो बराए रास्त या बिला वास्ता टैक्स होता है आपके पास, वो आपके पास वो टैक्स होता है जो सिर्फ आप पर आयद किया जा सकता है, जबकि जो बिल वास्ता टैक्स होता है वो आप पे अगर आपके ऊपर आयद किया गया है तो आप वो टैक्स किसी तीसरे बंदे पर भी मुंतकिल कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस है।
आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है। बिलवास्ता और बिला वास्ता टैक्स के दरमियान में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान के सरकारी मौसूलात निज़ाम का, कुछ तज्जिया कर लेते हैं कि तज्जिया कैसे किया गया, मतलब क्या एनालिसिस हुआ आपके पास पब्लिक रेवेन्यूज पे, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है मौसूलाती आमदनी का तनासुब, मतलब इनकी रेशो क्या थी, आपके पास टैक्स रेवेन्यू की क्या रेशो हो सकती है। कहते हैं कि हर मुल्क की तरह हुकूमत पाकिस्तान भी अपनी आमदनी मौसूलाती और गैर मौसूलाती ज़राए से हासिल करती है। जाहिर सी बात है, हर मुल्क जो है दोनों आमदनियों को, दोनों ज़रायों को इस्तेमाल करते हैं, मौसूलाती आमदनी ज़राए को भी इस्तेमाल करते हैं और गैर मौसूलाती को भी इस्तेमाल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत अपनी आमदनी का 75.32% से जायद टैक्सों से और बाकी मानदा 24.67% दीगर ज़राए से इकट्ठा करती है, जबकि सूबाई हुकूमत अपनी आमदनी का तकरीबन 50% से ज्यादा हिस्सा टैक्सों में हासिल करती है। क्योंकि सरकारी मौसूलात में दीगर ज़राए से हासिल होने वाले आमदनी का हिस्सा बहुत कम है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुल्की कारोबारी शोबे को तरक्की दी जाए। मतलब क्या कहते हैं कि जैसे अब मादनियात है, ईंधन है, तेल है, कोयले हैं, सुई गैस है, नमक है, ये सारे आपके पास कौन से मौसूलाती ज़राए हैं? मौसूलाती ज़राए के अंदर सब कुछ आता है, मतलब जो गवर्नमेंट पे करती है इन सबके अमाउंट, हमसे लेके फिर आगे गवर्नमेंट देती है, जबकि हम नहीं देते इन सबके, हम डायरेक्टली नहीं देते, इनडायरेक्टली पे करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट आ जाता है बिल वास्ता टैक्सों का तनासुब क्या, मतलब उनकी रेशो क्या है। पाकिस्तान में बराह रास्त टैक्सों के मुकाबले में बिलवास्ता टैक्सों की भरमार और कसरत है। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिलवास्ता टैक्सों की ज्यादा अहमियत है, बिला वास्ता की निस्बत बिलवास्ता की ज्यादा अहमियत है। सरकारी आमदनी में मौसूलाती टैक्स की मदद से हुकूमत बिलवास्ता टैक्स 68% और बिला वास्ता टैक्स 32% बराह रास्त हासिल करती है। यानी कि अगर आप इस रेशो को देखो तो हुकूमत जो है इस टाइम बिल वास्ता टैक्स की रेशो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिला वास्ता टैक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हुकूमत किस टैक्स के जरिए काम करती है? बिला वास्ता टैक्स के जरिए नहीं करती, बिल वास्ता टैक्स के जरिए करती है। इस तरह क्या होता है कि जो बिल वास्ता टैक्स होता है वो वसूल किए जाते हैं, जिसकी वजह से आम सार्फिन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। फिर वो कहता है आपके पास कि बिलवास्ता टैक्स में इसलिए बिलवास्ता टैक्स ना सिर्फ कीमतों के निजाम को दरहम बरहम करते हैं बल्कि अफरात सर का बायस भी बनते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है कौमी आमदनी में मौसूलात का तनासुब, यानी कि रेशियो ऑफ टैक्स इन नेशनल इनकम। पाकिस्तान में सरकारी मौसूलात मुल्की पैदावार का सिर्फ 16% मुहैया करते हैं, जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए नाकाफी और इंतहाई कम है। आमतौर पर यह देखने में आया है कि तरक्की पजीर ममालिक में हुकूमतें मौसूलाती निज़ाम के जरिए बचत और सरमायाकारी की हौसला अफजाई करती है। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि आपके पास क्या रेशो होती है मौसूलात के तनासुब के लिहाज से। वो कहते हैं कि आमतौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उनके ऊपर एकदम से बोझ आ जाता है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, वो आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसकी जो रेशो होती है अकॉर्डिंग टू आपकी कंट्री की कंडीशन के मुताबिक डिसाइड की जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है टैक्स चोरी। टैक्स चोरी क्या होता है कि पाकिस्तान के निजाम मौसूलात में टैक्स चोरी होना और लोगों का हिले बहाने बनाकर बच निकलना मामूल की बात है। इस वक्त पाकिस्तान में 16 करोड़ अवाम में से सिर्फ 1.3 मिलियन अफराद टैक्स, मतलब क्या कह रहे हैं कि 16 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, लेकिन इनमें से सिर्फ 1.3 मिलियन लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब कि 13 लाख लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, वरना कोई भी आदमी टैक्स पे नहीं कर रहा। तो ज्यादातर जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गैर मौसमी निजाम। गैर मौसमी निजाम क्या होता है कि पाकिस्तान में टैक्सों का निजाम जो बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस है, यानी कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी की जाती है, बहुत नाकिस इकदाम किए जाते हैं। लोग टैक्स से बचने के लिए झूठ और बदयानती से ज्यादा काम लेते हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है वो क्या करेगा, वो अपनी बात को वाज़ेह कर सकता है, लेकिन जो लोग अच्छे वाले अमीर है इसके बावजूद वो टैक्स पे ना करें तो वो क्या कर रहे हैं, बदयानती का मुजाहिरा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये टैक्स का निजाम बहुत ही खराब है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है टैक्सों का तनज़ली निजाम। इसमें आपके पास क्या आता है, पाकिस्तान में बराह रास्त टैक्सों की वसूली मुतज़ाहिद टैक्स के निजाम के तहत की जाती है जो असूल मसावात के तमाम तकाज़ों को पूरा करती है। यानी पाकिस्तान में इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स बराह रास्त नौयत के हैं, जिसमें शरह टैक्स पर आमदनी बढ़ने के साथ बढ़ जाती है और आमदनी कम होने के साथ कम हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि आमदनी जो डिपेंड करती है रेशो पर, या तो कम हो जाएगी या अगर आपकी
शरह कम, मतलब वो कह रहे हैं शरह टैक्स की आमदनी अगर बढ़ रही है तो आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन अगर शरह आमदनी जो है कम हो रही है तो आपकी जो दूसरी आमदनी है वो ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है असूल सादगी और लचकदारी। ये आपके पास क्या होता है, पाकिस्तान में टैक्स गुजार अपनी काबिल टैक्स आमदनी का तकमीमा लगाकर खुद ही वाजिबुल अदा टैक्स की अदायगी कर देता है और इसे किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ तबकात के टैक्स अदा करने की सलाहियत में कमी या विशी के साथ शरह टैक्स में भी रद्दोबदल करती रहती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिंप्लिसिटी भी आ चुकी है और इलास्टिसिटी भी आ चुकी है, तो ये दोनों काम पाकिस्तान में लाजमी होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो टैक्स अच्छे तरीके से अदा नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट कहते हैं सूले पैदावारी। सूले पैदावारी क्या होता है, हुकूमत बचतों की हौसला अफजाई और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए ताजिरों और अवाम को टैक्सों में रायत या छूट देती है और एशिया की हौसला शिकनी के लिए इन पर भारी टैक्स आयद करती है। वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी हो रही है, लेकिन आप हुकूमत को चाहिए कि वो झूठ ना बोले और ना ही कोई गलत काम करे, इन सब चीजों से परहेज करे ताकि पाकिस्तान में जो टैक्स का काम है, टैक्स के असूल है, पाकिस्तान में टैक्स अच्छे तरीके से लिया जा सके। तो ये हमारे पास कुछ पाकिस्तान के सरकारी निजाम में मौसूलात का तज्जिया था जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया। अब आप पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए, पहले तो हमने देखा कि सरकारी मालियात क्या होता है, उसके बाद हमने निजी और सरकारी मालियात का मफहूम डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने सरकारी वसूलियां और टैक्स कल्चर को पढ़ा, फिर हमने टैक्स आयद करने के कुछ असूल पढ़े और फिर लास्ट में हमने टैक्सों की इकसाम के अलावा पाकिस्तान के सरकारी निजाम मौसूलात का तज्जिया किया। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। शुक्रिया।